व्यवस्थित व्यवस्थित भूगोल, क्या व्यवस्थित भूगोल, इसके बारे में चलिए व्यवस्थित भूगोल की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले भूगोल आपको पता होगा कि पृथ्वी का वर्णन करना, क्या पृथ्वी का वर्णन करना। इसमें प्यारे साथियों इस प्रकार का जो भूगोल है प्यारे साथियों, भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को क्या प्यारे साथियों मान लिया जाए, जो व्यवस्थित हो प्यारे साथियों, इसका जो मुख्य केंद्र होगा क्या होगा, मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र होगा प्यारे साथियों, वह क्या होगा, वह क्या होगा, तो उसमें प्यारे साथियों संपूर्ण पृथ्वी को, किसे, संपूर्ण पृथ्वी को एक तंत्र, एक तंत्र मानकर, मानकर इसका अध्ययन करना, क्या करना, अध्ययन करना, अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना। यानी कि व्यवस्थित भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को एक तंत्र मान लिया और उसका अध्ययन किया। बात का मतलब सुनिए, अगर बात किया जाए यह क्या है, संपूर्ण पृथ्वी क्या है प्यारे साथियों, संपूर्ण पृथ्वी, कहने का मतलब हुआ यह क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी है, पृथ्वी है। अब देखिएगा कि जब हम संपूर्ण पृथ्वी को एक तंत्र माने हैं तो इसमें जो होंगे विभिन्न घटक होंगे, तो इनमें इसका जो अध्ययन करेंगे तो किसी भी पार्ट में, बात का मतलब इस पार्ट में प्यारे साथियों पर्वत की, पर्वत की जानकारी मिलेगी, इस पार्ट में प्यारे साथियों झील, इस पार्ट में मृदा, इस पार्ट में नदियां, इस पार्ट में मरुस्थलें, इस पार्ट में खंडर, इस पार्ट में तत्व मिलेंगे, इस पार्ट में भौतिक तत्व मिलेंगे, यानी कि जितने भी, यानी कि पूरे पृथ्वी के बारे में एक तत्व, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को एक तंत्र मान लिया और इसी का अध्ययन किया, इसी का अध्ययन किया, पूरे का अध्ययन किया, क्या पूरे का। अब बताइए इस पूरे का अध्ययन किया, ठीक है, किसका, पूरे का जब अध्ययन किया, इसे प्यारे साथियों व्यवस्थित भूगोल कहते हैं। प्यारे साथियों क्या कहते हैं, व्यवस्थित भूगोल कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए इसमें पर्वत होगा, पठार होगा, वनस्पति होगी, खनिज होंगे, पृथ्वी पर सब कुछ होंगे, आपको पता होगा कि पृथ्वी पर सब कुछ होंगे। तो प्यारे साथियों जब पृथ्वी पर सब कुछ होंगे तो इसे ही व्यवस्थित भूगोल कहा जाता है। और आपको पता होगा प्यारे साथियों व्यवस्थित भूगोल का जनक किससे कहा जाता है, इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है, याद रखिएगा। अब बताइए जब हम इन सभी का एक बार अध्ययन किए तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ, इसका प्लस पॉइंट क्या हुआ, इसका प्लस पॉइंट क्या हुआ, इसका प्लस पॉइंट ए हुआ, इसका प्लस पॉइंट क्या हुआ प्यारे साथियों, इस अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही, इसकी सहायता से प्यारे साथियों इसका प्लस पॉइंट क्या रहा कि अगर हम बात करें, अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, क्या प्यारे साथियों, अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा, अगर इसका अध्ययन करते हैं तो इसकी सहायता से, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, संपूर्ण, क्या करते हैं प्यारे साथियों, संपूर्ण पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के बारे में जानकारी, जानकारी हमें हमें प्राप्त प्राप्त होती है, किसकी सहायता से, तो प्यारे साथियों हमें संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई किसकी सहायता से, तो प्यारे साथियों व्यवस्थित भूगोल की सहायता से। क्योंकि व्यवस्थित भूगोल में हम संपूर्ण पृथ्वी को एक तंत्र मान लिए और उस तंत्र से हमें संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, इसका तो प्लस पॉइंट हो गया कि हम सारा पृथ्वी के बारे में जान लेंगे। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी इसका होता है मेरे दोस्त, हर एक पहलू का दो सिक्का होता है, हर एक पहलू का दो सिक्का। प्यार से अगर बात करें, सॉरी एक एक दो पहलू देखो, इसी जो नेगेटिव पॉइंट होता है ना, नेगेटिव, क्या प्यार साथियों, नेगेटिव, अगर नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए, अगर आपने पूरी पृथ्वी का वर्णन किया, अध्ययन किया, व्याख्या किया, लिखा, तो आपको तो सारा जानकारी मिल गया। लेकिन अगर हम आपको इसमें कहें कि हमें दो पार्ट में डिवाइड करके हमें बता दीजिए कि कहाँ क्या है, कहाँ नहीं है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या, कहाँ खनिज है, कहाँ वनस्पति है, कहाँ कहाँ पे झीलें हैं, कहाँ पे सागरें हैं, आप बता पाओगे, नहीं ना बता पाओगे। तो प्यारे साथियों इससे क्या हुआ कि हम इसका तो अध्ययन करके संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जाने, लेकिन हम यहां लिख सकते हैं, लेकिन 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 हम इस अध्ययन से, क्या, इस अध्ययन इस अध्ययन से एक एक दूसरी एक दूसरी प्रदेश एक दूसरी प्रदेश की एक दूसरी प्रदेश की क्या अंतर, यानी कि अंतर, एक दूसरे प्रदेश की अंतर नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। आप ये तो कर सकते हैं,
एक दूसरे के बीच का अंतर आप नहीं बता सकते हैं, आपस में तुलना नहीं कर सकते हैं। क्या प्यारे साथियों, आपस में तुलना करना क्या संभव है? तुलना करना संभव नहीं है। इसे कहेंगे व्यवस्थित भूगोल। क्या कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल, क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में इसका जो आपस में तुलना है इसे हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये हुआ व्यवस्थित भूगोल के बारे में। अगर आप चाहें तो हमारी बातों को सुने होंगे, अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आपको याद हो गया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या सुने होंगे तो आप लिख रहे होंगे। ठीक है, तो व्यवस्थित भूगोल के बारे में आपको प्लस पॉइंट का भी जानकारी मिला और नेगेटिव पॉइंट का भी जानकारी मिला। आप बताइएगा कि व्यवस्थित भूगोल, प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर क्या है? प्राकृतिक भूगोल की अगर बात करें तो उसमें हम मुख्य केंद्र प्रकृति को मानते हैं। क्या लेते हैं? प्रकृति को लेते हैं, और उस प्रकृति में भौतिक तत्व और प्राकृतिक तत्व दोनों का विशेष अध्ययन करते हैं, है ना, विशेष अध्ययन करते हैं, व्याख्या करते हैं। तब हमें क्या प्यारे साथियों पूरे प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नदी, झील, पठार, मृदा, है ना, खनिज, लवण, सबके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहेंगे भौतिक भूगोल। क्या कहेंगे? भौतिक भूगोल। अगर मानव भूगोल की बात करें प्यारे साथियों तो सिर्फ उसमें मानव को केंद्र बनाया जाता है, मुख्य केंद्र मानव को, और मानव की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कृषि भूगोल हो गया, औद्योगिक भूगोल हो गया, शहरी नगरी भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, परिवहन भूगोल हो गया, इन सभी के बारे में जानेंगे तो उसे कहेंगे मानव भूगोल। अब दूसरा जो प्यारे साथियों द्वैत बात था, एक था व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। व्यवस्थित भूगोल के बारे में आपको हमने बताया कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा इरेटोस्थेनेस को कहा गया, इरेटोस्थेनेस को। लेकिन व्यवस्थित भूगोल के बारे में अगर हमें पता करना हो तो उसमें से हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्यारे साथियों व्यवस्थित भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को एक तंत्र मान लिया गया, एक तंत्र मान, संपूर्ण पूरे पृथ्वी को एक तंत्र मान लिया गया, और उसी तंत्र में सबका अध्ययन कर लिया गया। प्यारे साथियों उसी तंत्र में सबका अध्ययन किया गया, कहाँ पे झील है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे लवण है, कहाँ पे खनिज है, कहाँ पे झरना है, कहाँ पे मृदा, सबका अध्ययन किया गया, कहाँ पे महासागर है। अब पूरे पृथ्वी पर अध्ययन किए तो हमें इस अध्ययन से, इस व्यवस्थित भूगोल से हमें एक चीज तो प्लस पॉइंट मिला कि हमें संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, बट हमें नेगेटिव पॉइंट ये भी मिला कि हमें इस अध्ययन के माध्यम से एक दूसरी प्रदेश की तुलना नहीं कर सकते हैं, अंतर नहीं बता सकते हैं। समझे इस बात को? ठीक है, अब आते हैं क्या प्यारे साथियों प्रादेशिक भूगोल। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। देखिए प्रादेशिक भूगोल की अगर बात करें, प्रादेशिक भूगोल, देखते हैं प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल कहने का मतलब हुआ प्यारे साथियों विभाजित। ठीक है, क्या प्यारे साथियों? विभाजित। प्रादेशिक भूगोल कहने का मतलब हुआ प्यारे साथियों इसका अध्ययन जब करेंगे ना तो संपूर्ण पृथ्वी को अलग अलग, उसमें क्या किए कि इसका जो कोई मुख्य केंद्र नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे, इसका जो हम क्या करेंगे तो इसमें प्यारे साथियों क्या करेंगे, जो इसका जो मुख्य केंद्र रहेगा, चलो लिख ही देते हैं। मुख्य केंद्र की अगर बात करें, मुख्य केंद्र की अगर बात करें, इसमें क्या करेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी को क्या करेंगे प्यारे साथियों, अलग अलग भागों में, क्या करेंगे, बांट देंगे, बांट या विभाजित, क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। अब बताइए प्रादेशिक में क्या हुआ कि हम जो संपूर्ण जो पृथ्वी है, बात का मतलब देखिए, सुनिएगा कि यह जो संपूर्ण पृथ्वी है, देखिए यह जो संपूर्ण पृथ्वी है, ठीक है, अब यह जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी है, इसे हमने क्या किया प्यारे साथियों, इसे हमने क्या किया, इसे हमने अलग अलग भागों में क्या किया, बांट दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया। ठीक है, अब अलग अलग भागों में हमने बांट दिया तो इस भाग में ध्यान दीजिएगा, इस भाग में भी भौतिक तत्व होंगे, इस भाग में भी प्राकृतिक तत्व होंगे, सेम यही प्रोसेस प्यारे साथियों इस भाग में भी होंगे, इस भाग में भी होंगे। तो बताइए अगर इस भाग को पहले अध्ययन किया गया तो इसकी जानकारी मुझे प्राप्त हो गई अच्छी तरीका से,
फिर उसके बाद अगर हम इस भाग के बारे में जानकारी लिए, इसकी जानकारी प्राप्त होगी, उसके बाद हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, उसके बाद इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाए 4 अलग-अलग आपको बुक्स दिए जाएंगे, तो चारों में से अलग-अलग जानकारी आपको प्राप्त होगी ना, तो आप बता सकते हैं ना कि इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है। तो दोनों के जो बीच का जो प्यार साथियों, क्या जो दोनों के बीच का प्यार साथियों जो डिफरेंट है, दोनों के बीच में प्यार साथियों जो तुलना है, क्या आप तुलना कर पाएंगे? तुलना कर पाएंगे? जी हाँ, हम तुलना कर पाएंगे। तो पहले नंबर पे प्यार साथियों इसमें क्या हुआ कि संपूर्ण पृथ्वी को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, और अलग अलग भागों का सबसे पहले हम लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया। उसमें भौतिक तत्व भी होंगे, प्राकृतिक तत्व भी होंगे, खनिज होंगे, लवण होंगे, मृदा होंगे, महासागरे होंगे, झील होंगे, पठार होंगे, पर्वत होंगे। इन सभी का हमने अध्ययन किया। हाल अनेक अनेक भागों में, अलग अलग भागों में हमने जाकर इसका अध्ययन किया। तो बताइए, क्या आप इस भाग को इस भाग से तुलना कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे, कर पाएंगे ना। तो इससे हमें यह एक पॉजिटिव पॉइंट मिला कि इसके अध्ययन से हम एक दूसरे प्रदेश को, अलग अलग प्रदेश को हम तुलना कर सकते हैं। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या रहा? इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या रहा प्यारे साथियों? आप देखिए, इसमें से आपने जितना भी निकाला, इसका आंकड़ा अलग हो गया, इसमें से आपने जितना निकाला, इसका आंकड़ा अलग हो गया, इसमें से आपने जितना, इसका आंकड़ा अलग हो गया, इसका आंकड़ा अलग हो गया। अब बताइए, सबका आंकड़ा जब अलग 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 हो गया, तो क्या आप इसका विश्लेषण कर पाएंगे? करने में क्या सक्षम रहेंगे? बता सकते हैं? क्या आप इसका विश्लेषण क्या आसान भाषा में कर लेंगे? जी नहीं, आप इसका विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आसान से नहीं हो पाएगा विश्लेषण, इसकी व्याख्या आप नहीं कर पाएंगे। आप तुलना बता देंगे कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, लेकिन विश्लेषण आप करने में असक्षम रह जाएंगे, सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसका जो कारण था प्यार साथियों, इसमें जो क्या था कि इस प्रकार के भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को हमने क्या किया, अलग अलग भागों में बांट दिया। और प्यार साथियों, इसमें जैसे स्थलाकृतियां, पठार, पर्वत, मैदान, जलवायु, खनिज, वनस्पति इत्यादि की जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन इसमें से क्या हुआ कि हमें प्रादेशिक भूगोल की सबसे बड़ी विशेषता यह मिली कि हम इसमें से क्या किए कि हम दो प्रदेशों की तुलना कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है, इनकी आंकड़ा का हम विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। इनकी आंकड़ा का विश्लेषण क्या है, अत्यधिक कठिन है। क्या है? अत्यधिक कठिन है। इसे क्या है, इसे ही कहा गया प्यारे साथियों प्रादेशिक भूगोल। क्या कहा गया है? प्रादेशिक भूगोल। आपको समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर देखेंगे तो व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में दोनों में डिफरेंट मैंने आपको बता दिया, अंतर बता दिया। आप लिख सकते हो, ठीक है, आप कहीं भी लिख सकते हो। प्रादेशिक भूगोल और व्यवस्थित भूगोल में अंतर क्या है आप बता सकते हो। प्राकृतिक भूगोल, मानव भूगोल में अंतर क्या आप बता सकते हो। ठीक है, और हर एक का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बता सकते हो, आप बता सकते हैं। बताइए तो जरा, व्यवस्थित भूगोल का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा, एक नेगेटिव क्या होगा? व्यवस्थित भूगोल का पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा और नेगेटिव पॉइंट क्या होगा? व्यवस्थित भूगोल में इसका पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि हम संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी, हमें संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी प्राप्त होती है, बट हम एक दूसरे प्रदेश की तुलना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, व्यवस्थित प्रादेशिक भूगोल में क्या होगा कि हम अलग अलग प्रदेशों की तुलना कर सकते हैं, बट इनकी आंकड़ों का विश्लेषण हम नहीं कर सकेंगे, अत्यधिक कठिन हो जाएगा। ये प्लस एक निगेटिव हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।